समकालीन प्रवासी कथाकारों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी 100 रुपया। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। फ़ोन की घंटी लगातार बजते हुए सुनकर किसी वृद्ध पुरुष ने आवाज़ लगाई। फ़ोन बज रहा है और कोई उठा नहीं रहा है। अरे फ़ोन तो उठाओ, कहाँ हो सबके सब? कहते हुए उन्होंने खुद ही धीरे धीरे जाकर फ़ोन उठाया। हेलो जी, आप कौन? दूसरी तरफ से अपना परिचय देते हुए उस व्यक्ति ने बताया कि वो पेशे से वकील है और नर्मदा से बात करना चाहता था। वो सब तो ठीक है, मैं नर्मदा का ससुर गणपत सहाय हूँ, अतः आप पहले मुझसे बात करें तो बेहतर होगा। 15 मिनट की आपसी वार्ता के पश्चात फ़ोन रखकर वो बाहर के कमरे में तख़्त पर बैठ गए। बिना पूरी बात जाने समझे इस पर चर्चा करना ही व्यर्थ था, सो उन्होंने बात अपने तक रखकर अपनी समझदारी का प्रमाण दिया। ये थे नर्मदा के आदरणीय ससुर श्री गणपत सहाय। सेवानिवृत्ति के पश्चात शौकिया एक होटल खोल रखा था, परंतु उनका वो होटल मंदी में चल रहा था। विवाह के 12 वर्षों पश्चात संतान प्राप्ति का सिलसिला शुरू हुआ था, अतः कार्यरत रहते हुए जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके थे। आर्थिक संकट सामने था, उसमें बहू के जरिए पर्याप्त धनराशि यदि मिलती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। ऐसा विचार जब अपनी पत्नी के सामने रखा तो तमतमा गई। दिमाग तो सही है, हम ठहरे इज्जतदार लोग, क्या जमाना सोचेगा हमारे और मेरे परिवार के बारे में? मोहल्ले में क्या मुँह रह जाएगा? और आप क्या सोचते हैं ये बात फैलेगी नहीं? फिर तो हमारी साख मिट्टी हो जाएगी। गणपत सहाय उस समय तो चुप रह गए, पर चिंतन मनन तब भी उनके अंदर चलता रहा। अच्छा, पहले सुजय को लौटने दो, तब देखते हैं, कहते हुए बाहर कमरे में चले गए। बाहर का कमरा उस घर का सबसे बड़ा कमरा था, जहां अक्सर संध्या समय सेवानिवृत्त वरिष्ठों का जमघट लगता था। देश की राजनीति, अड़ोस पड़ोस की घरेलू खबरें विशेषतः उन सबके मनोरंजन का जरिया बना रहता था। इसके अलावा हर बड़े छोटे मसलों का समाधान यहीं बैठकर किया जाता था, यानी हर महत्वपूर्ण निर्णय का वो मूक कमरा गवाह होता था। उस दिन जब से वकील साहब का फ़ोन आया था, तभी से ऊपर से शांत दिखने वाला हर वयस्क प्राणी समझदारी का प्रदर्शन कर रहा था। गणपत सहाय ने उस रोज़ जिससे बात की थी, दरअसल वो एक वकील थे। यद्यपि उनको बात नर्मदा से करनी थी क्योंकि रुपए पैसों का मामला था, फिर भी वकील साहब नर्मदा के ससुर गणपत सहाय को नज़रअंदाज न कर सके। नर्मदा को कहीं से लाखों की धनराशि मिलने की खबर घर तक तो पहुंच गई थी, पर नर्मदा तक नहीं। गणपत सहाय के घर में इसी बात की खलबली मची हुई थी इन दिनों। पूर्ण जानकारी के लिए एक तरफ खोजबीन चल रही थी, तो दूसरी ओर बहू का चरित्र सवालिया बनकर सामने खड़ा था, तथा तीसरी ओर धन की राशि की जगमगाहट की कल्पना मात्र से सबकी आंखें चौंधिया रही थीं। इन सब बातों से नर्मदा अब तक अनजान थी। कम आमदनी और 5-7 का परिवार। 2 वर्षों पूर्व पुत्र सुजय का विवाह कर दिया था। एक पुत्री विवाह योग्य थी और 2 बेटे क्रम से 8वीं तथा 10वीं कक्षा में किसी तरह पहुंच पाए थे। बड़े बेटे सुजय की उन दिनों नौकरी नहीं थी। अच्छी खासी नौकरी पहले तो थी ही किसी कंपनी में, पर अचानक एक दिन कंपनी से जवाब मिल गया था। सरकारी नौकरी होती तो सुरक्षित रहती। तभी से सुजय नौकरी की तलाश में इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहा था। 2 वर्ष पूर्व वो परिणय सूत्र में भी बांध दिया गया था। सुशील बहू नर्मदा के घर आने से घर आंगन की रौनक बढ़ गई थी। पायल की छुन छुन की एक अलग ही पहचान थी। भोली भाली सी सूरत थी, नाक नक्श जैसे फुर्सत से गढ़े गए हों। चेहरे पर शहरी युवतियों सा आत्मविश्वास तो न था, परंतु सरलता, निश्चलता उसकी बड़ी बड़ी आंखें बयां कर रही थीं। नर्मदा की इसी विशेषता पर मुग्ध होकर अविलंब अपने सुपुत्र सुजय के लिए श्री गणपत सहाय ने अपनी सहमति दे दी थी। नर्मदा उनकी आशाओं पर पूर्णतः खरी उतरी थी। घर के कामकाज में होशियार, बड़ों का आदर सम्मान करने वाली सुलक्षणा बहू को सबने सिर माथे पर चढ़ा रखा था। सारा घर खुश था। कहते हैं ना, ससुराल में काम प्यारा होता है, चाम नहीं। पति सुजय की तो बात ही और थी। अपने मित्रों के बीच पत्नी की बखान करते नहीं थकता था। रूप और गुण दोनों में नर्मदा अप्रतिम थी।
अतएव उसके भाग्य से मित्रों को रश्क होता था और सुजय अपनी किस्मत पर इतराया करता था। नर्मदा जौनपुर की मूल निवासिनी थी। माँ के निधन के बाद पिता कुल में स्वीकार न किए जाने पर वो अपने मामा मामी के साथ पल बढ़ रही थी। मामा मामी की हैसियत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो अपने 5 बच्चों के साथ पलती नर्मदा को सुख सुविधा दे सकें। मतलब ये कि नर्मदा सुख से वंचित अभाव में पल रही थी। नर्मदा के सगे संबंधी के नाम पर मात्र मामा मामी ही थे। सुनती हो जी, जरा बहू को भेजना, जरा कुछ काम था। थके हुए वृद्ध गणपत सहाय ने पत्नी को आदेश दिया। जरा देर बाद नर्मदा हाजिर हुई। जी बाबूजी, आपने बुलाया था? हाँ बहू, आज एक फ़ोन आया था, किसी वकील साहब का था। पूरी बात तो मैं समझ नहीं पाया। उस समय वो किसी विल की बात कर रहे थे। किसी ने तुम्हें 15 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिए हैं। यह सुनकर नर्मदा कुछ सकपका गई थी, हैरान हुई थी, तो उसने उत्तर दिया, मेरा तो कोई और है नहीं। मामा इतने धनाढ़ नहीं कि इतनी बड़ी रकम का उपहार दे सकें, और वो भी अपने जने को न देकर मुझे, बिन माँ बाप की अनाथ को। आपको किसी ने गलती से फ़ोन कर दिया होगा। गणपत साहय ने कहा, ठीक है बहू, यही पूछना था। अब तुम जाओ, अपना काम करो, और यदि सुजय घर आए तो मेरे पास भेजना। जी बाबूजी, कहकर नर्मदा वापस चली गई और घर का शेष काम निपटाने लगी। नर्मदा, तुम सो गई क्या? सुजय का स्वर सुन सोती हुई नर्मदा ने करवट बदली। आज सुजय इतनी देर गए कमरे में आए। नींद में बुदबुदा कर पुनः सो गई। सुजय अपने पिता गणपत सहाय के साथ कुछ आवश्यक मसले पर विचार विमर्श कर रहा था। मुझे इसी सप्ताह किसी कार्य के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए जौनपुर जाना है। उम्मीदी सी नर्मदा सारे दिन काम से थकी थी, सो नींद में ही जी कहती हुई पुनः दूसरी ओर मुंह फेर कर सो गई। सुजय नर्मदा की लटों को उंगलियों में लपेटता खोलता हुआ नर्मदा के निरीह लावण्य को निहार रहा था। सुजय किसी गंभीर चिंतन में था। पिता की बातों में कितनी सत्यता थी और कितनी असत्यता। उसका मन जैसे चक्रवात में फंसता जा रहा था। एक बार मन में आया कि उसी से पूछ ले कि इस दुनिया में वो कौन है जिसने इतनी बड़ी रकम उसे दे दी। ऐसा तो किसी ऐसे व्यक्ति से ही अपेक्षित है जो बहुत अपना करीबी हो। सुजय की रात उलझनों में कच्ची कच्ची नींद के साथ गुजरी। हर रोज की तरह नर्मदा चाय बिस्कुट लेकर आई तो सुजय ने फीकी आवाज़ में रख दो कहकर अपनी नज़र भी ऊपर नहीं उठाई, तो नर्मदा को विचित्र सा लगा। हर दिन की तरह न उसे बाजुओं में कसा, न उस दिन का प्रथम सुप्रभात चुंबन ही दिया। ऐसे बदलाव का कारण उसकी समझ में नहीं आया, तो वो नीचे जाकर काम में लग गई। गणपत सहाय व्यवहारिक व्यक्ति थे, दूरदर्शी तो थे ही। इन दिनों अपने पुत्र वधू में लाखों की लॉटरी जैसी कीमती दिखने लगी थी। जब भी कोई गंभीर मसला होता तो बाहरी बड़े कमरे में सब लोग बैठते, परामर्श करते, फिर समाधान कुछ ना कुछ जरूर निकाल लेते थे। जब घर का बंटवारा हो रहा था तब भी ऐसा ही चलता था। उस समय नर्मदा इस घर में नहीं आई थी, किंतु सुजय के पट्टीदार लोगों का जमघट लगा रहता था। ये सब बातें सुजय ने नर्मदा के साथ साझा की थी। घर की बात बहू को तो कुछ मालूम ही होना चाहिए, वो सोचता था। कुछ दिनों से बाहर के कमरे में फिर जमघट की प्रक्रिया चल रही थी। कोई नई समस्या होगी, नर्मदा ने सोचा। सुजय तो खुद ही उसे बता देंगे। सुजय अभी लौटे नहीं माँ? नर्मदा ने पूछा तो सास ने जवाब दिया, आजकल में आना चाहिए, चिंता मत करो, वो कोई बच्चा थोड़े ही है, कहती हुई हंस पड़ी। सुजय उसी रात लौटा था, अर्धरात्रि की बेला में पूर्णतः बदला बदला सा। तभी तो नर्मदा को सुजय के आने की आहट भी न लगी थी। बचपन से उपेक्षिता नर्मदा पति की संगत में पूरी तरह मामा के घर में भोगे हुए सारे मानसिक तथा शारीरिक कष्टों को लगभग भूल चुकी थी। लेकिन अब वो सुजय के इस अप्रत्याशित व्यवहार से बेहद क्षुब्ध थी। नहीं, मेरा सुजय ऐसे कैसे बदल सकता है? कभी नहीं। हो सकता है मन में कोई उलझन हो। नर्मदा उदास हो गई ये सोचकर ही। बिन कारण बताए कोई प्रिय रूठ जाए तो मन को कैसा लगेगा, ये वही बता सकता है जो इससे गुजरा हो या गुजर रहा हो। नर्मदा इस बात से परेशान थी कि लोग उससे एक दूरी अवश्य बनाए थे, किंतु प्यार ज्यों का त्यों छलकता था। बाबूजी की बातों में मिठास का पुट विशेष नजर आने लगा था। नर्मदा का मन आशंकित होने लगा। मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे।
कल रात से नर्मदा का दिल भी बेवजह घबरा रहा था। खिड़की से वो खुला आकाश देख रही थी। रात्रि का गहन अंधकार, संभवतः अमावस की रात थी। आकाश में टिमटिमाते तारे नर्मदा को अपनी खिड़की से साफ साफ दिख रहे थे। घर के सारे काम निपटा कर वो कमरे में आई थी, लेकिन उसे उस दिन नींद नहीं आ रही थी। नर्मदा ने करवट बदला, साइड टेबल पर हाथ लगा तो टेबल पर रखी फ़ोटो नीचे गिर गई। फ़ोटो को उठा, पुनः जगह पर रख कर वो उठी, एक गिलास पानी गटागट पी गई। नर्मदा ने उंगलियों पर कुछ गिनती की। 1 सप्ताह बीत गया, सुजय को अब आना चाहिए। फ़ोटो पर पुनः नज़र टिक गई। फ़ोटो से निकलकर जैसे सुजय सामने खड़ा हो गया हो। नर्मदा एकटक निहारे जा रही थी। सुजय की उस मुस्कुराहट में कैसी कशिश थी, आंखों में चुंबकीय खिंचाव। तभी तो वो उस क्षण मूर्तिवत हो गई थी और सुजय ने उसका फ़ायदा उठा लिया था। जब हमारा आमना सामना हुआ था, यही तो वो कमरा था और वो भी वही है, किंतु इस पल वो भी अदृश्य है और उसके मुस्कुराते होंठों की कशिश भी। नर्मदा को किस घड़ी गहरी नींद आ गई ये पता नहीं चला। सुजय उसी रात लौटा था, अर्धरात्रि की बेला में पूर्णतः बदला बदला सा। तभी तो नर्मदा को सुजय के आने की आहट भी न लगी थी, परंतु उसने अनुभव किया कि वो अपने पलंग पर अकेली नहीं थी। लगभग 6 बजे जब नर्मदा ने करवट बदलते हुए तकिया खींची तो सुजय का हाथ उसके हाथ में आ गया। रात सुजय कब आए आहट तक न हुई। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। 7 दिनों पश्चात पत्नी को सामने देखकर भी यही सुजय कैसे विश्वामित्र बना रहा। सोते हुए सुजय कितने प्यारे दिख रहे थे। कुछ देर देखती रही, फिर रोज की तरह नर्मदा नीचे गई और दैनिक काम शुरू कर दिया। आज मुझे जल्दी जाना है भाभी, जल्दी हाथ चलाइए ना, मंजरी ने लाड़ दिखाते हुए नर्मदा से आग्रह किया। सुजय के अन्य 2 भाई भी आ धमके, गरम पराठे हमें भी दीजिए। अपने अपने स्कूल कॉलेज के लिए निश्चित समय पर सब निकल गए। नर्मदा चाय लेकर कमरे में गई तो सुजय वहाँ थे ही नहीं। आवाज़ भी नहीं लगाई सुजय ने। वो सोची रही थी, तब तक नीचे से उसका ही बुलावा आ गया। चटर पटर करती नर्मदा 17 सीढ़ियाँ पार कर हाजिर हुई। बाहर का वही बड़ा कमरा, तखत पर गणपत सहाय पालथी मारकर निर्णायक का पद स्वयं ग्रहण करके बैठे थे। ठीक उनके तखत के दाहिनी ओर सुजय और बाईं ओर सासू माँ विमला देवी। नर्मदा दरवाजे के पास खड़ी थी। उस वक्त घर का कोई अन्य सदस्य घर में मौजूद नहीं था। बात 4 के बीच रहनी चाहिए बहू। नर्मदा का दिल धड़क रहा था, धौंकने की भांति, धड़ 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 धड़। बात की शुरुआत सुजय ने की। क्योंकि नर्मदा उसकी ब्याहता थी तो पहले प्रश्न करने का हक उसी का था। तुम्हारे मामा ने कोई पेइंग गेस्ट रखा था अपने घर के ऊपरी कमरे में? नर्मदा ने उत्तर दिया, जी। उस व्यक्ति से तुम्हारा क्या रिश्ता था? नर्मदा ने उत्तर दिया, वो रिश्तेदार नहीं था, एक अजनबी था और मात्र 6 महीने रहा था। गरीब था, रोजी रोटी की तलाश में भटक रहा था। मामा ने किसी मित्र के कहने पर उसको रख लिया था। ठीक है, मान लिया, किंतु इतनी बड़ी रकम तुम्हें ही क्यों दान या उपहार स्वरूप दे रहा है? सुजय ने पूछा। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जानती हूँ, देने वाला ही बताएगा, कहकर नर्मदा मौन हो गई। गणपत सहाय ने पुत्र सुजय को झिड़का। यहाँ हमने तुमको इसलिए नहीं बुलाया कि मेरे खानदान की बहू पर कोई इल्ज़ाम लगाओ। तुम तो बस बहू के चरित्र को ही तार तार किए जा रहे हो। वकील साहब कल ही आने वाले हैं, इसलिए बस तुम सबको बुलाया था। याद रहे कि अन्य किसी को इसकी भनक नहीं लगे, अन्यथा व्यर्थ ही बहू सबकी नज़र से उतर जाएगी। वार्ता वहीं पर समाप्त की गई। सुजय, तुम रात को वापस आए, एक तो मुझे उठाया नहीं, दूसरी बात करने से भी कतरा रहे हो। जो मन में है स्पष्ट रूप से पूछो तो सही, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, नर्मदा ने सुजय से कहा। नर्मदा अनायास पति की उपेक्षा सहन नहीं कर पा रही थी। पूछने पर सुजय भड़क गया और वो बातें बता गया जो नर्मदा के मन में कभी थी ही नहीं। तुम्हारे घर में कोई किराएदार था जिसके साथ तुम्हारे अनैतिक संबंध थे? उस क्षण नर्मदा को ऐसा लगा जैसे किसी ने पहाड़ की ऊंची चोटी से खाई में पूरे होशो हवास में धकेल दिया हो। विक्षिप्त नर्मदा उस समय एक शब्द भी मुख से बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर पक्षाघात का आक्रमण हुआ हो। निश्चल सी जमसी गई एक ही स्थल पर। इतना बड़ा आरोप सहकर वो जीवित कैसे रही?
स्वाभिमानी नर्मदा ने उसी क्षण बोलचाल बंद कर दी। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ रिश्ता ही कैसा। अपने में सिमटने लगी थी, किंतु इसके विपरीत अन्य लोगों का प्यार व्यवहार पूर्ववत था। एक ही कमरे में अजनबी से पति पत्नी करवटें बदल रहे थे। नर्मदा ने पहल कर चुप्पी तोड़ी। सुजय, कब तक यूँ चुप्पी लगाए रहोगे? कुछ बोलो तो सही। एक कमरे में रहकर भी हम बेआवाज़ क्यों हैं? सुजय ने धीमे से बताया कि अगले शनिवार को एक वकील साहब घर आने वाले हैं। नर्मदा उठ बैठी। वकील साहब? क्यों हमारे घर आने वाले हैं? पिछले वर्ष ही तो बाबूजी को बंटवारे का धन मिल चुका है। वकीलों का झंझट बहुत ही बेकार होता है न सुजय? सुजय हूँ हाँ में ही उत्तर दे रहा था। जानती हो नर्मदा, तुम्हारे लिए बैंक ड्राफ्ट भी लेकर आने वाले हैं और उसका परिणाम क्या होगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। नर्मदा को पसीना आने लगा। मैंने कहा ना, मैं किसी अनजान से धनराशि नहीं लूँगी। मेरी आत्मा इसकी गवाही नहीं देती। किसी के दया का भार क्यों अपने दिल दिमाग पर लूँ? तुमको जिस बात से दुख हो वो मेरे लिए सुख का कारण कैसे हो सकता है? जब तुमने संदेह किया तो मेरे पास शेष क्या रहा? हमारे रिश्ते की मधुरिमा पूर्वत नहीं रही, मैं स्पष्ट देख पाती हूँ। किसी ने क्यों धनराशि दी ये मेरी भी समझ से परे है। दोनों की रात बेचैनी में बीती थी। बाहर के कमरे की दीवारें, पर्दे, पंखे, खिड़की, दरवाजे, दीवार पर टंगी महात्मा गांधी की बड़ी सी तस्वीर तथा उस पर लिखे सत्यमेव जयते आदि सब मूक दर्शक बने उस पल की प्रतीक्षा में थे। लगभग 12 बजे सफ़ेद एम्बेसडर घर के सामने आकर रुकी। गणपत सहाय प्रसन्न दिख रहे थे। कुछ औपचारिकता के पश्चात नर्मदा का बुलावा आया। टाल मटोल करती रही, पर कब तक? अंततः नर्मदा सबके समक्ष हाजिर हुई। वकील साहब ने पूछताछ की प्रक्रिया आरंभ की। तुम किसी विनय को पहचानती हो? सीधा प्रश्न दागा था। नतमस्तक को नर्मदा ने सीधा सा उत्तर दिया था, जी, वो मेरे मामा के घर बतौर पेइंग गेस्ट रहता था। वकील साहब ने पुनः कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मृत्युपरांत अपनी सारी जमा पूंजी वो तुम्हारे नाम कर गया है। ये रहा वसीयतनामा। उसी के साथ एक पुराना सा मुड़ा चुड़ा 100 रुपये का एक पुराना नोट था। सुजय ने आग्नेय दृष्टि से उसे देखा था। नर्मदा कुछ पल शांत रही, फिर उसने कहा, ये सारी रकम मुझे स्वीकार नहीं, किसी संस्था में दान में दे दीजिए। गणपत सहाय तत्क्षण बोल पड़े, बेटा, उम्र के उठान पर की गई गलती से इस वसीयत का भला क्या दोष? आती लक्ष्मी का अनादर नहीं किया जाता। स्वीकार कर लो, तुम्हारे काम ही तो आएगी ये रकम। तुम मेरी बहू हो, यदि बेटी होती तो क्षमा न करता उसे। नर्मदा लगातार अस्वीकार करती रही। वकील साहब ने गणपत सहाय का समर्थन करते हुए समझाया और कागजात के संग बैंक ड्राफ्ट नर्मदा के हाथों में सुपुर्द किया। नर्मदा के हाथ जैसे जड़ हो गए थे, जड़वत बैठी रही। सुजय अब बेसब्र हो गया कि कहीं पत्नी इतनी मोटी रकम पर लात न मार दे। सुजय, जो अब तक चुप बैठा था, उठा और सबके सामने एक करारा थप्पड़ मारा। जब तक उसके साथ रंगरलियां मनाती थी तब अच्छा लगा था, और आज उस पैसों को न लेकर सती सावित्री का नाटक। दे दीजिए वकील साहब। सुजय ने गणपत सहाय के मन की बात जैसे कह दी। सबने राहत की सांस ली, किंतु एक स्त्री वहाँ मौजूद थी जो नर्मदा के साथ थी। वो थी नर्मदा की सास। पुरुष समाज को खूब समझ रही थी। कांपते हुए नर्मदा ने कागज ले लिया। नर्मदा के मन में विचित्र अकुलाहट थी। अतीत की यवनिका उठाई वहाँ पर मिले दयनीय स्थिति से गुजरते हुए दो राही, नर्मदा और विनय, दोनों अनाथ। यही रिश्ता था दोनों के बीच। इससे अधिक उनके बीच था ही क्या, जिसे और लोग जबरन अनैतिक संबंध कह रहे थे। पर उन दोनों ने इस रिश्ते का कोई नाम नहीं सोचा था। जिसके पास 2 जून की रोटी भी ना हो, वो प्यार की खुशबू को क्या पहचानेगा। नर्मदा के जीवन में 100 रुपये के नोट की एक अति लघु कथा थी बस। नर्मदा की आंखों में उस गरीब की छवि उतरी चुपके से। उस दिन वो घर में अकेली थी। मामा मामी सब बच्चों सहित अपने रिश्ते के गृह प्रवेश में गए हुए थे। नर्मदा को हर जगह ले जाने की जरूरत भी क्या थी? घर में रहेगी तो घर के बच्चे कुछ काम भी निपटा ही देगी। मामी इसी विचार से नर्मदा को अक्सर ही घर छोड़ जाती थीं। शाम के 6 बजने को थे। दरवाजे की सांकल बज रही थी, किंतु धीरे धीरे। विनय को बेवक्त घर के मुख्य द्वार पर खड़े देख नर्मदा को अटपटा सा लगा था, पर शिष्टाचार का पालन कर गई थी और पूछा, कोई काम था? विनय ने उत्तर दिया, नहीं, काम नहीं था, एक मदद चाहिए थी।
यदि 100 रुपये का इंतज़ाम कर सकें तो आपका आभार ताउम्र निभाऊंगा, गॉड प्रॉमिस। एक गरीब दूसरे अकिंचन के समक्ष हाथ तभी पसारता है जब वो किसी कठिनाई की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका हो। नर्मदा का मन पसीज गया था। साहस बटोरकर नर्मदा ने मामा की तिजोरी से 100 का एक पत्ता खींचा और विनय को पकड़ा दिया। पहली और आखिरी मदद है, जल्दी लौटाने की कोशिश करिएगा। कहते हुए दरवाज़ा बंद किया ही था कि मामा मामी की आक्रोशपूर्ण गर्जना सुन नर्मदा काँप गई थी। विनय के पांव सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थम से गए। अच्छा खासा कोहराम मचा था। कितनी ही गालियाँ खाई मामी से। एक तरफ मामा, दूसरी ओर मामी बेरहमी से खींचते हुए आंगन में लाए थे। अपराध भाव झेलता हुआ विनय विवशता का गरल पी रहा था। ये कैसी भूल कर दी भगवान, उस निरीह बेकसूर को बख्श दो। अग्नि उगलते मामा मामी का हर शब्द नर्मदा को अंगार सा गर्म असहनीय प्रतीत होता और ऊपर अपने कमरे में विनय तड़पड़ाता छटपटा कर रह गया। बेकसूर पिट रही थी निर्दोष बालिका, परंतु सही बात नहीं निकाली। उन दोनों का दर्द एक था। अंतर इतना था कि वो पुरुष था अतः घर छोड़ अपने वजूद की तलाश कर रहा था और नर्मदा समाज का अति कमज़ोर वर्ग। चौखट से बाहर भेड़िए घात लगाए तैयार थे और वो मर्यादा का उल्लंघन न कर चार दीवारी की यातना से गुजर रही थी। नर्मदा को लगा उसके मामा मामी ने भरे आंगन में उसे निर्वस्त्र कर दिया। पहली लज्जा अपने आप से, अपनी पहली बार चोरी करने के कृत्य के लिए। दूसरी, विनय के सामने वो लज्जित थी कि 100 का नोट उसने मामा की तिजोरी से गायब कर विनय को दिया था। मामा मामी की बातों की गर्जना से ये बात खुल गई थी। नर्मदा इतनी आश्रिता थी कि वो 100 रुपये भी किसी को मदद रूप में देना चाहे तो वो असमर्थ थी। विनय और नर्मदा एक तरह के दुख की सकरी गली से गुजर रहे थे, फिर भी एक दूसरे की परिस्थिति की नग्नता खुलकर सामने आए, इससे आत्मसम्मान तार तार होना किसे पसंद होगा। शर्मिंदा थे दोनों। विनय बेबस था, अनाथ तो था ही, बेबस भी, परंतु इस दलदल से निकलकर अपनी किस्मत को स्वयं बदलने का मानो संकल्प ले लिया था। गैराज के मालिक के साथ काम करके 2 जून की रोटी अर्जित करके पेट पाल लेता था। किसी के दया से कुछ पढ़ लिख कर बातचीत का तौर तरीका सीखा था। प्यार मोहब्बत का नशा भी वही लोग करते हैं जिनको आराम तलबी का जीवन मिला हो। जिसको 2 जून की रोटी नसीब नहीं वो भूख जानेगा, प्यार नहीं। नर्मदा के मामा ने उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। इसी हंगामे के कारण विनय पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर तत्क्षण घर से बेघर कर दिया। बस इतनी सी कहानी थी। विनय कहाँ गया, इससे भी वो अनभिज्ञ थी। विनय उतना धन कैसे कमा पाया, ये भी एक प्रश्न था नर्मदा के लिए। अकस्मात घटी पूरी घटना के केंद्र में केवल 2 ज़रूरतमंद इंसान थे जो हालात के पिंजर से मुक्त होने के लिए अपने पंख फैला रहे थे। बात जरा सी थी, कहानी लंबी मसालेदार थी जो फुलझड़ी के फूल सी चिंगारी बन दूर तक छितरा गई। 100 का एक नोट इतना छलावा था किसी को पता भी नहीं था। नम्रता की तंद्रा तब टूटी जब ससुर की तेज आवाज़ आई, बहू जरा इधर आना, इधर। सहमी सी नर्मदा हाजिर हुई। आपने मुझे बुलाया बाबूजी? नर्मदा ने पूछा। बैठो, पास रखे मचिया की ओर इशारा करते हुए गणपत साहे ने कहा। बहू, तुम मेरी बेटी जैसी हो, दुनिया का अनुभव नहीं तुम्हें। देखो, सब लोग लॉटरी के टिकट खरीदते हैं, किसी की लॉटरी लग जाती है, समझ लो ईश्वर ने लॉटरी अपने हाथों से खोल दी। आती लक्ष्मी को कोई ठुकराता है भला? सुजय की नौकरी नहीं है, कब तक ऐसे चलेगा पता नहीं। तुमको जो धनराशि हासिल होगी उससे सुजय और तुम्हारा भविष्य संवर सकता है। धन लेने से तुम चरित्रहीन थोड़े ही बन जाओगी। कच्ची उम्र में अक्सर पाँव फिसल जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी उम्र ढोया जाए। हम सब तुम्हें हरिद्वार ले चलेंगे। हर की पौड़ी पर गंगा एक बार तुम्हारे शरीर को धो देगी, सब शुद्ध, यानी पाप से मुक्ति पा जाओगी। बीच में बात काट कर नर्मदा तड़प कर कुछ ऊंची आवाज़ में बोली, नहीं, बिल्कुल गलत। ना तो मेरे पाँव फिसले, ना ही 100 रुपये किसी को देकर मैंने कोई गलती की कि पाप मुक्ति की ज़रूरत है। आप सब बार बार वही बात क्यों करते हैं? कमरे में हर वक्त सुजय भी वही कहकर मेरा अपमान करते हैं और आप भी वही बात अलग तरीके से कह रहे हैं। मैं किसी दान दया का धन नहीं स्वीकार करूंगी, माफ़ कर दीजिएगा, कहती हुई उठकर आंगन में चली गई। बहू का ऐसा साहस, ऐसा रूप! फन उठाने से पहले वार जरूरी समझकर उठ खड़े हुए।
रात के 2 बजे विनय बाहर के कमरे में बैठा हाथ में एक बिन संबोधन का पत्र लिए था। ऊपर एक तरफ गणपत साहे झुके थे तो दूसरी तरफ से सुजय की माँ। हाय राम, हम तो बुरी तरह ठगे गए जी। सूरज सलोनी पर करनी कलंकनी वाली। सुजय के लिए सुचरित्र समझकर हम इसे घर लाए थे, माँ ने कहा। मुझे एक खोटा सिक्का नहीं चाहिए। घर का माहौल बदला सा लगने लगा। पारिवारिक बैठक फिर सकते में आ गई। सामने वकील साहब बैठे थे, हाथों में कुछ कागजात थामे। विनय के विषय में वकील साहब ने बताया कि इस दुनिया में वो नितांत एकाकी था, मात्र पितृ विहीन एक कूड़े में मिलाता साहब जो अपने जन्म से लज्जित किसी की दया और तिरस्कार के सहारे पल रहा था। बात बात में वो अनदेखी माँ पर लगते लांछन को सह नहीं पाया तो एक दिन साहस कर घर छोड़ दिया था। समाज में वो कुछ बनकर अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहता था। नर्मदा से 100 रुपये उधार लिया था। विनय को अपनी इस गलती का आजन्म पछतावा था कि उसकी विपत्ति का कारण वो बना। यह समाज कितना निष्ठुर है, जानते हुए भी नर्मदा को धर्म संकट में डाल दिया था। घर तो नर्मदा का छोड़ दिया था, पर उसकी कातर आंखों की बेबसी अपने साथ ले गया था। ये जमाना उसे जीने भी देगा? धन की अपनी ही शक्ति होती है। विनय ने किसी प्रकार किसी ब्रोकर की मदद से स्टॉक मार्केट में जगह बनाई, प्रतिष्ठा भी हासिल की। विनय मामूली पढ़ाई करके स्टॉक मार्केट में शेयर की खरीद फरोख्त के काम के जरिए धन अर्जित करता था। पिछले कुछ महीने से भोपाली में अकेलेपन से लड़ रहा था। नर्मदा ज़रूरतमंद थी, अतः विनय ने अब तक के जीवन में कमाया धन संभवतः नर्मदा का हक था, ऐसा विनय सोचता था। विनय की आखिरी इच्छा थी कि सारा कुछ नर्मदा के हवाले कर दिया जाए। वकील साहब ने एक लिफाफा पकड़ा दिया। थरथराते हाथ से नर्मदा ने लिफाफा जैसे ही पकड़ा, गणपत साहे ने उससे ले लिया। इसने तो जैसे कसम खाई है किसी छुएगी भी नहीं, मुझे ही अपने पास रखना होगा, है ना नर्मदा? तुम सबके काम आएगा। ईश्वर विनय की आत्मा को बल दें। वकील साहब ने एक नज़र नर्मदा को, फिर एक संदेहास्पद दृष्टि गणपत साहे पर डाली, फिर गेट से निकलते हुए एक कठोर और घृणात्मक नज़र सुजय पर डालते हुए चले गए। सुजय थर्रा गया, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली। रात के 2 बजे सुजय बाहर के कमरे में कुर्सी पर बैठा था। उस समय तक घर का हर प्राणी सुखद नींद सो रहा था। विनय के हाथ में एक कागज़ का लिफाफा था, देखने में पुराना और मटमैला था। गणपत साहे के आदेश पर सुजय ने घृणा और क्रोध से लिफाफा खोला। अंदर 4 पंक्तियों का छोटा सा बिन संबोधन का पत्र था। पत्र खोलते ही एक पुराना मुड़ा चुड़ा 100 का नोट फर्श पर गिर पड़ा। उसे उठाते हुए सुजय ने पत्र पढ़ा। आपका वो 100 का नोट मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। आज मैं संपन्न हूँ, कोई कमी नहीं। उधार मांगा था, सो चुका रहा हूँ। मेरे कारण आपने अपमान सहा, मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी थी, क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्याज सहित मूलधन भी चुका रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है और आपका भी कोई नहीं। दोनों में एक समानता का तार जुड़ा है, इस नाते कुछ तार जुड़े हैं। मेहनत से कमाया धन है, आपसे अधिक योग्य पात्र मुझे दिखा ही नहीं। आपके काम आ जाएगा तो आपकी मदद के 100 रुपये के नोट के आभार के वजन से मुक्त हो सकूँगा। शुभकामना। सुजय का तमतमाया चेहरा मन की ऊंची भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। नर्मदा को अभी बताता हूँ। तैश में उठते हुए सुजय को पिता ने हिम्मत दी। धैर्य रखो, पहले ड्राफ्ट के रुपए आने दो, फिर सोचते हैं बदनामी से कैसे बचाव कर सकते हैं। उस पत्र के ऊपर एक तरफ गणपत साहे झुके थे तो दूसरी तरफ सुजय की माँ। सुजय के लिए सुचरित्र समझकर हम इसे घर लाए थे। मुझे खोटा सिक्का नहीं चाहिए। सूरत का भोलापन छल था। उस पत्र में ऐसी कोई बात नहीं जिस आधार पर किसी का संपूर्ण चरित्र आंका जाए। उस दिन से घर की बहू सबको कुलच्छनी नजर आने लगी। किसी ने कहा उसके मामा के घर छोड़ देंगे क्योंकि अब ऐसी कुलच्छनी के लिए घर में जगह नहीं है। नर्मदा अब घर की बहू नहीं, केवल धनलक्ष्मी थी, हर किसी की प्यारी। नर्मदा को गर्व था अपने ऊंचे विचारों के पति और सास ससुर पर। बहू को एक बेटी जैसा मान दिया। सुजय एक प्यार करने वाला पति प्राप्त कर वो धन्य थी। नर्मदा जानती थी कि वो बेकसूर है। जिस व्यक्ति ने उसे उपहार दिया उसने उसे अपनी तरह अनाथ समझा था। यही एक रिश्ता उन दोनों के बीच था। उसके पति सुजय और घर में अन्य लोगों ने इस बात को समझा, ये बड़ी बात थी। उनके उदार स्वभाव की परिचायक थी। हरिद्वार के घाट पर नर्मदा पहली बार गई थी।
दूर तक फैली गंगा की निर्मल धारा को देख कर ही उसके मन को तरावट महसूस हो रही थी। तन मन रोमांचित था। मन ही मन विनय को श्रद्धा युक्त नमन किया। परिवार के संग घूमने का मजा ही कुछ और होता है। 2 साल से तो क्या, वो अपने अब तक के जीवन में कभी इस प्रकार घूमने नहीं निकली थी। सुजय की आमदनी कम थी, उसमें घूमने घामने की गुंजाइश नहीं थी। परिवार के साथ कहीं आना जाना रोमांचकारी तो है ही और संतोषपूर्ण भी है। ये सुखद पल उसके जीवन का अनमोल यादगार बन जाएगा, है ना सुजय? नर्मदा पुलकित होकर बोली थी। सुजय सहज भाव से बोला, बिल्कुल सही नर्मदा, तुमने हम सबका जीवन ही बदल डाला, ये कैसे भूलूंगा। हर की पौड़ी जन्म जन्म का पाप धो देता है। यहाँ आकर नहाया नहीं तो हरिद्वार आने का फ़ायदा क्या? गणपत सहाय ने पहल की। मैं पानी से डरती हूँ बाबूजी, आप सब नहाइए, मैं किनारे बैठ कपड़ों की निगरानी करूँगी, नर्मदा बोली। जैसा मन हो, कहकर सुजय के साथ नर्मदा के ससुर भील गंगा की धार में नहाने उतर गए। बचपन में वे देहात में रहे तो पोखरे के पानी में छप छप करके तैराक बन गए थे। सासू माँ सीढ़ियों तक रहकर ही हरिद्वार की गंगा की लहरों का आनंद लेती रहीं। पास बैठी नर्मदा लहरों से खेलते सुजय को देर तक अपलक निहारती रही। छपाक की एक आवाज़ गूंजी और नर्मदा सुजय के साथ पानी में। धीरे धीरे लहरों के बहाव के संग नर्मदा का अंग अंग निष्कलंक हो गया। कहते हैं पति पत्नी साथ में हर की पौड़ी में डुबकी लगाएं तो स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। अनायास सुजय पानी की ऊपरी सतह पर, लेकिन अकेला क्यों? नर्मदा नर्मदा चीखते हुए पानी के बाहर आया, पर घबरा कर मूर्छित हो गया। वकील साहब सुबह का पेपर पढ़ते हुए चाय की चुस्की ले रहे थे कि एक खबर देखकर हतप्रभ हो उठे। हरिद्वार की गंगा में पैर फिसलकर गिर जाने से एक 23 वर्षीय युवती की मौत। वकील साहब ने खबर पर विशेष ध्यान नहीं दिया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की खबरें पेपर में होती ही हैं। 1 वर्ष बाद किसी केस के सिलसिले में वकील साहब हरिद्वार के लिए निकले। एक शानदार होटल में चेक इन कर सीढ़ियों पर बढ़े ही थे कि कदम रुक गए। मैनेजर के रूम के मुख्य दरवाजे पर नर्मदा की फ़ोटो और सामने अगरबत्ती की खुशबू। ठिठक कर रुक गए थे उनके पैर। दूसरी दिशा से सुजय आता हुआ दिखाई दिया, एक नई पत्नी और एक शिशु के संग। अवाक थे वकील साहब। अगरबत्ती की फैलती खुशबू नर्मदा की सरलता की बेजुबान कहती कहानी थी, तो दूसरी ओर पुरुषत्व की संकीर्ण मानसिकता का जीता जागता उदाहरण सुजय था। समाज की विसंगति के बीच दर्शक बना मूर्तिवत खड़ा था न्याय अन्याय का पारखी एक वकील। सत्यमेव जयते उसकी आंखों के सामने कौंध गया। अभी आप सुन रहे थे एक सरल, निश्चल, निष्कलंक युवती की मार्मिक कहानी लिखी थी वरिष्ठ प्रवासी साहित्यकार प्रेमा श्रीवास्तव जी ने। कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।